बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बरसात के पहले बकरी और मेमनों के आहार प्रबंधन की, साथ ही साथ अरहर के किस्मों के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा के मछली पालक ले सकते हैं निजी क्षेत्र में मछली पालन सह बत्तख पालन योजना का लाभ। लत्तेदार सब्जी फसलों में लाल भृंग, फल मक्खी, लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए करें नीम निर्मित दवा का उपयोग। नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा सुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। सिमडेगा जिला में निजी क्षेत्र में मछली पालन सह बत्तख पालन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत उन लाभुकों का चयन किया जाएगा जो पहले से मछली पालन कर रहे हों, उनका निजी सहाबहार तालाब हो, साथ ही वे स्थानीय स्तर पर खुद बत्तख हाउस का निर्माण किए हों। इस योजना के तहत चुने गए एसटी, एससी एवं महिला वर्ग के लाभुकों को 80% तथा अन्य सभी कोटि के लाभुकों को 70% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए 10 जून तक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पिछले दिनों यास तूफान की वजह से पूरे राज्य में काफ़ी बारिश हुई है। वर्षा से गर्मा लत्तेदार सब्जियों सहित अन्य सब्जी फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। खेतों में नमी की अधिकता से नेनुआ, झिंगी, खीरा, लौकी, करेला, भिंडी, टमाटर और शिमला मिर्च की खड़ी फसल में लाल भृंग, फल मक्खी और लाल मकड़ी कीटों का प्रकोप होता है। इन कीटों से बचाव के लिए पौधों में फल लगना शुरू हो तब नीम निर्मित दवा का उपयोग करें। इसमें अचूक निमेरिन या निमेसिडेन में से किसी एक दवा की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। खरीफ के मौसम में भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए जीवांशयुक्त दोमट मिट्टी वाले खेत का चुनाव करें। उसमें जल निकास की व्यवस्था रखें। खेत की तैयारी में एक बार गहरी और 2 बार हल्की जोताई करके पाटा चला दे। अम्लीय मिट्टी हो तो चूना का व्यवहार करें। उर्वरकों में सड़ी हुई गोबर की खाद, DAP और MOP अनुशंसित मात्रा में दें। इसकी खेती के लिए सर्वप्रथम जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है वो है भूमि का चुनाव। चूँकि ये एक बरसाती फसल होती है तो उसमें क्या होता है कि हमें ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमें किसी भी दशा में पानी लगने की संभावना ना रहे। सबसे पहले बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जो उर्वर होनी चाहिए, जिससे अच्छी मात्रा में जीवांश पदार्थ हों, ऐसी भूमि का हम चुनाव करें। यथासंभव इसमें सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है किसी भी दशा में पानी का जमाव ना होने पाए, ऐसी ही भूमि का चुनाव करें। और खेत की तैयारी के समय जल निकास के लिए अच्छी प्रकार से नालियों का भी प्रबंध करें। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी फसलों का मुख्य मौसम बरसात है। राज्य के जो किसान लत्तेदार सब्जी फसल नेनुआ की खेती करना चाहते हैं वे जून से जुलाई तक बुआई कर सकते हैं। इस मौसम में नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग वाइट या पूसा सुप्रिया लगाएं। नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। मेड़ बनाकर कतारों में बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 2 से 2.5 मीटर की दूरी रखें। नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग वाइट या पूसा सुप्रिया लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। और अब बारी है जानकारी की। बरसात के पहले बकरी और मेमनों की देखभाल कैसे करें, उसके आहार का प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। क्योंकि बारिश होगी उस वक्त आपके पशु जो है बाहर नहीं जाएंगे और ऐसे में उनके भोजन का आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो चलिए फीचर के माध्यम से देखते हैं कि बरसात पूर्व बकरी और मेमनों के आहार का प्रबंधन कैसे करें। बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। महिलाओं को स्वावलंबन और युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में बड़े पैमाने पर बकरियों का वितरण किया जाता रहा है। जी किसान भाइयों, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, हमारे झारखंड के लिए बकरी पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय रहा है और बहुत पुराने समय से हमारे किसान भाई बकरियों पर एक अतिरिक्त आय के लिए निर्भर रहते हैं। अभी के संदर्भ में जैसा हम लोग कहना चाह रहे थे कि जैसे सभी मौसम में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत प्रबंधन में बदलाव करना पड़ता है और ये बरसात के मौसम जैसे ही दस्तक देती है, हमारे बकरियों में बीमारी या अन्य चीज़ों के होने की संभावना, बीमारी होने की भी संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इसी कारण हमको इस मौसम में उनके क्षमता के अनुसार, उनके नस्लीय क्षमता के अनुसार उत्पादन लेने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ साथ अगर इन बातों पर हम लोग ख्याल रखेंगे तो हमारे बकरियों के छोटे मेमने हों या बड़े बकरियां हों, उन सबों में मृत्यु दर भी कम रहती है और साथ साथ बढ़ोतरी भी अधिक होती है, जिससे किसानों को अन्य मौसम की अपेक्षा अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। तो किसान भाई, हम लोग एक एक चीज़ों पर अगर बात करें तो इस मौसम में अगर आते हैं तो सबसे पहला ध्यान आप लोगों को देने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो छोटे स्तर के में पाल रहे किसान हो या बड़े स्तर में पाल रहे किसान हो। कहने का मतलब जो किसान भाई हमारा 8-10 बकरी भी रख रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो किसान भाई 50, 100, 150 बकरियाँ रख रही हैं उन सबों के लिए भी ये ध्यान देने के लिए आवश्यक होंगी। बरसात शुरू होने से पहले ही किसान भाइयों को बकरी आवास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बकरी आवास में जल जमाव होने पर निमोनिया का खतरा बना रहता है, इसलिए समय रहते ही बकरी आवास के छप्पर की मरम्मत करा लें। तो सबसे पहला ध्यान हम लोग रखते हैं आवास पर। ये इस मौसम में आवास व्यवस्था देखते हैं कि हम लोग अधिकतर ग्रामीण स्तरों में जाते हैं तो उनके जो बकरी रखने का आवास स्थान होता है, जो घर होता है या जो गुहाल होता है, उसमें लोग मिक्स ढंग से मतलब मिश्रित रूप से रखते हैं। जैसे कुछ बैल भी हैं, कुछ बकरियां हैं, कुछ भेड़ हैं, कुछ इस तरह के जानवर रहते हैं, तो सभी को मिला जुला के ही रखते हैं, जिससे उनका जो घर का ज़मीन है, आवास का ज़मीन काफ़ी भींगा हुआ रहता है। और इस भींगे हुए स्थिति में जो हमारे बैल है या काड़ा है या जो बड़े जानवर हैं वो तो इस परिस्थिति को आसानी से सामना कर लेते हैं, पर जो छोटे जानवर हैं विशेष करके भेड़ और बकरियों में ये काफ़ी परेशानी का सबब बन जाता है। तो पहला ध्यान आपको रखना है कि आपका जो फर्श है यानी गौशाला या गुहाल का जो फर्श है ये किसी भी तरीके से सूखा रहे और हवादार रहे, इसका आपको विशेष करके ध्यान देना है। इसमें हम लोगों ने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी कई छोटे छोटे ट्रायल किए गए हैं, वो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। वो भी आपको मतलब बहुत कम खर्च में आप इस व्यवस्था को कर सकते हैं। जैसे कि आपका गुहाल यहाँ पे जनरली लोग ढाबा के नाम से जानते हैं। अगर आपको ढाबा में कोई गुहाल बनाए हुए हैं तो ढाबा के अंदरूनी भाग में जो भीतरी भाग है उस स्थिति में जैसे किसान भाई जो घर के बाहर आप लोग पीढ़ा बनाते हैं उसी पीढ़ा को आप अंदर बनाएं। पीढ़ा कहने का मतलब है कि दीवार के किनारे किनारे थोड़ा सा आप ऊंचा स्थान रख दें, ज़मीन से करीब 6 इंच ऊंचा रखें, 6 से 1 फीट का ऊंचा रखें और चौड़ाई करीब 2 से 2.5 फीट का रखेंगे। तो किनारे किनारे दीवार से अगर सटा के आप बना देते हैं तो ये अतिरिक्त स्थान उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो बड़े जानवर हैं वो आपको बीच में बैठे रहेंगे और जो छोटे पशु आप जो रखे हुए हैं जैसे बकरियां हैं, भेड़ हैं, ये सभी पीढ़ा के ऊपर बैठे रहेंगे, तो वो नमी का असर नहीं होगा। बरसात के मौसम में बकरियों के खान पान पर विशेष ध्यान दें। कई बार नई घास और अवांछित पौधों की पत्तियों को खाने की वजह से बकरियों के पेट में अतिरिक्त गैस का जमाव होता है। इससे बकरियों का पेट फूल जाता है और उनमें बेचैनी हो जाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे चीज़ों पे, जैसे अभी बरसात में कई प्रकार के
घास, पेड़ पौधे, नए नए पत्तियां आपके आसपास में उग आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बकरियां पूरे सूखा भर बहुत कम खाई हैं, पूरे गर्मी के मौसम में कम खाना मिला है। जैसे ही उनको हरा पत्ता अधिक दिखेगा, वे काफ़ी ज़्यादा चरने में रुचि दिखाएंगे और बहुत अधिक मात्रा में खाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी उस स्थिति में पेट फूलने की शिकायत आती है, इस पर आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। कभी कुछ ऐसे घास खा लेते हैं जिससे अगर आपको पेट फूलने की शिकायत होती है तो आप तुरंत उस पर ध्यान रखें और जितना जल्दी हो सके आसपास के पशु चिकित्सकों से या जो जानकार आदमी हैं उनसे सलाह लेके उसकी चिकित्सा अवश्य शुरू करें। आप बकरियों के बाएं तरफ का पेट पे ध्यान रखेंगे, दाहिने तरफ में उतने ज़्यादा लक्षण दिखाई नहीं पड़ेंगे। बाएं तरफ के जहाँ पे सांस लेते समय देखेंगे हल्का फूलता है, ऊपर नीचे होते रहता है जिस पार्ट में, वो पार्ट काफ़ी फूला हुआ नजर आएगा। वो फूला हुआ इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि वो पीठ के हड्डी के साथ साथ में लगभग सटा हुआ नज़र आने लगेगा। वहाँ पर आप अगर हल्का भी अपने अंगुलियों से टच करते हैं तो थोड़ी आवाज़ ज़्यादा निकलेगी, ढप ढप की जैसी आवाज़ निकलेगी। या फिर अंगुली आप अगर दबाते हैं तो वो जब दबा हुआ जगह तुरंत ऊपर फेंक देगा। बकरियाँ बार बार उठेंगी बैठेंगी, पिछला पैर से पेट को मारने की कोशिश करेंगी, पेशाब बार बार होगा। कभी कभी स्थिति ऐसी रहती है कि मुँह से लार भी गिरता दिखाई पड़ता है। तो ये लक्षण अगर दिखाई पड़ते हैं तो आप समझ लीजिए ये आफरा की शिकायत है और मतलब आपके बकरियों के पेट में गैस की अतिरिक्त जमा हो चुकी है। इससे बचाव के लिए आप कोशिश करें अपने घर में तुरंत बचाव के लिए, जब तक आप पशु चिकित्सकों से या किसी से संपर्क कर रहे हैं, आपके घरों में अगर कोई तेल है, तेल में विशेष करके अगर आपके पास कोई सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, इस तरह के तेल को आप अपने बकरियों में 30 से 40 ml आप पिला सकते हैं। इसके अलावा हींग का प्रयोग आप कर सकते हैं। हींग भी थोड़ी बहुत मात्रा में आप उसको खिला दें तो थोड़ा सा तत्काल के लिए आपको ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर संतुलित आहार का मिश्रण आप बना के घर में भी रख सकते हैं, ऐसे आजकल रेडीमेड संतुलित आहार भी काफ़ी सस्ते में मिलते हैं, उन सबों का भी आहार कर सकते हैं। नहीं होता है तो आप अपने घर में जैसे मकई दर्रा हो गया, चोकर हो गया या दाल की चुन्नी हो गए, इस तरह साथ साथ में मिनरल मिक्सचर और नमक का मिश्रण करके आप एक घर में संतुलित आहार बना सकते हैं। और प्रति बड़ी बकरियों को 50 से 100 ग्राम के हिसाब से अगर चराने के अलावे रोज़ाना घर में देते हैं तो आप देखेंगे कि बाकी मौसम के अपेक्षा इस मौसम में आप सब लोगों का जो बकरियों का वृद्धि दर है ये कहीं अधिक दिखाई पड़ेगा। बरसात पूर्व बकरियों के आहार और आवास की योजना बनाकर उन्हें सही समय पर क्रियान्वित कर लेने पर किसी प्रकार की बड़ी हानि होने से पशुओं को बचाया तो जा ही सकता है, उनकी बढ़वार और प्रजनन क्षमता को भी सही रखा जा सकता है। किसान भाई बहन, आप अरहर की खेती करना चाह रहे हैं और उसकी तैयारी में भी जुड़े हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपने अरहर के कौन से किस्म का इस्तेमाल किया है और कौन सा किस्म आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और इसका बीजारोपण कैसे करें। तो चलिए फीचर के माध्यम से इसे भी देख लेते हैं और जानते हैं कि कैसे आपको अरहर की खेती करनी है और कौन से किस्म का चुनाव करना है। अरहर झारखंड की एक महत्वपूर्ण खरीफ में बोई जाने वाली दलहनी फसल है। आमतौर पर राज्य में एकल फसल के लिए अरहर की खेती कम की जाती है। अरहर की खेती के लिए टाण जमीन उपयुक्त मानी जाती है जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। झारखंड में अगर दलहनी फसल की बात करें और खरीफ की बात करें तो सबसे मुख्य फसल हमारा अरहर है और अरहर की खेती यहाँ पर बहुतायत मात्रा में किसान करते हैं और इसे मुख्य रूप से किसान बंड पे या सफसली खेती के रूप में ज़्यादा लेते हैं। अरहर की एकल फसली खेती यहाँ पे बहुत कम देखी जाती है। तो अगर हम लोग उन्नत खेती की बात करें तो जैसा कि किसान भाई यहाँ के जानते हैं कि जो उन्नत प्रजातियां आती हैं अरहर में वो काफ़ी लंबी अवधि की होती हैं। तो अभी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां विकसित की गई हैं जो कि कम अवधि और मध्यम अवधि वाली भी हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर मध्यम और कम अवधि वाली फसल लेते हैं अरहर की तो वो उनके खेत जल्दी खाली हो जाएंगी और दूसरी फसल की तैयारी भी वो कर सकते हैं। ऐसे समय में हम लोग जब अरहर की खेती करते हैं तो ये यहाँ पे मुख्यतः टाण वाली जो लैंड है जिसको हम लोग बाड़ी क्षेत्र या टाण खेत कहते हैं, वहाँ पे ही मुख्यतः अरहर की खेती की जाती है और अच्छी जल निकास वाली भूमि का किसान भाई चयन कर सकते हैं जहाँ पानी का अच्छे तरह से निकासी हो, क्योंकि यहाँ पे बारिश जब होती है तो काफ़ी ज़्यादा दलहनी फसल को वो नुकसान कर सकती है। तो इसलिए अच्छी जल निकास वाली भूमि का चयन करें और जब भूमि की तैयारी हम लोग करते हैं तो 2 से 3 बार अच्छे से जुताई की जाती है और उसके बाद पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा बना लिया जाता है। और अरहर की जो
बुआई होती है वो 2 तरह से होती है, या तो किसान भाई ब्रॉडकास्टिंग मेथड में जा सकते हैं, या छिटकावा विधि जिसको बोलते हैं, या पंक्तिबद्ध बुआई कर सकते हैं। अरहर की खेती के लिए खेत की तैयारी के बाद किसान भाई बुआई के 2 तरीके अपना सकते हैं, एक छिटकवा विधि और दूसरा पंक्तिबद्ध बुआई। इसमें पंक्तिबद्ध किसान भाई बुआई करें जिससे कि उनकी उपज अच्छी प्राप्त हो। 30 से 30% तक उपज जो होती है वो पंक्तिबद्ध बुआई करने से बढ़ जाती है, इसलिए पंक्तिबद्ध बुआई करने की कोशिश करें किसान भाई। और जब हम लोग बीज दर की बात करते हैं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अरहर में अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, अलग अलग अवधि में पकने वाली प्रजातियां हैं। तो जो जिसमें कि 3 तरह की प्रजातियां आती हैं, कम अवधि वाली, मध्यम अवधि वाली और देर से पकने वाली प्रजातियां। तो इसमें जो कम अवधि वाली प्रजाति है उसमें सबसे जो अच्छी प्रभेद मानी जाती है वो उपास 120 है। ये काफ़ी पॉपुलर वेराइटी है, बहुत पहले से किसान भाई इसको लगाते आए हैं और इसमें जो 120 से 125 दिन तक में ये तैयार हो जाती है। साथ ही इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद अगर हम लोग मध्यम अवधि की बात करें तो मध्यम अवधि में बहुत अच्छी प्रजातियां, अभी जो नई प्रजाति आई है जिसमें LRG 41 है, जिसका जो दाना है वो काफ़ी बड़ा आकार का दाना है और ये वेराइटी ऐसी है जिसका बुआई जून से लेकर सितंबर माह तक आप कर सकते हैं और इसकी जो पकने की अवधि है वो 180 से लेकर 210 दिन है और इसकी उत्पादन क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अरहर की खेती के लिए मध्य जून से मध्य जुलाई का समय उपयुक्त होता है। अलग अलग अवधि में तैयार होने वाली फसलों के अनुरूप बीज दर निर्धारित की जाती है। आमतौर पर कृषि वैज्ञानिक 20 किलोग्राम अरहर के बीज की प्रति हेक्टेयर की दर से अनुशंसा करते हैं। बिरसा अरहर 1 ये 180 से 210 दिन की प्रजाति है और इसकी उत्पादन क्षमता 12 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ ही यह प्रजाति उकठा से प्रतिरोधी क्षमता रखती है, जिसमें फ्यूजेरियम विल्ट जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अरहर में आता है उससे ये प्रतिरोधक वेराइटी है। इसके अलावा लक्ष्मी, आशा, ये 2 और वेराइटी हैं जिसका कि बहुत अच्छे से किसान खेती कर सकते हैं और ये बहुत मतलब अच्छे से मार्केट में उपलब्ध है। उसका हर मार्केट में जो कंपनियां हैं वो आशा या लक्ष्मी को अभी मार्केट में बेच रहे हैं और इसकी जो इसका जो टाइम है वो 180 दिन है और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 18 से लेकर 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो ये हुई मध्यम अवधि की प्रजातियाँ। इसके बाद आती हैं लंबी अवधि वाली प्रजातियां जिसमें कि 240 से लेकर 280 दिन की प्रजातियां आती हैं और इसमें सबसे अभी जो लेटेस्ट वेराइटी है वो IPA 203 ये सबसे लेटेस्ट वेराइटी है जिसकी खेती अभी किसान भाई झारखंड में कर रहे हैं और ये IIPR कानपुर की द्वारा निकाली गई वेराइटी है और सबसे लेटेस्ट है। इसकी जो अवधि है 240 दिन है और इसका जो उत्पादन क्षमता है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ ही यह वेराइटी उकठा रेजिस्टेंट है, उकठा से प्रतिरोधी क्षमता रखती है और इसका दाना बड़े आकार का है। इसके अलावा जो दीर्घकालीन वेराइटी है, दीर्घकालीन प्रजातियां हैं उसमें बहार जो कि बहुत ही पॉपुलर है और काफ़ी दिन से किसान इनकी खेती करते आ रहे हैं। इसकी जो अवधि है 230 दिन है और उत्पादन क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा नरेंद्र अरहर 1 ये भी बहुत अच्छी किस्म है। नरेंद्र अरहर 1 और 2 इसमें 240 से 260 दिन में ये तैयार होती हैं और इसकी उत्पादन क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जब दलहन की बात करते हैं तो FIR विधि एक विधि है बीज उपचार की, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले फफूंदनाशी से बीज उपचार करते हैं, फिर कीटनाशी से बीज उपचार करते हैं और फिर राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करते हैं। चूँकि ये दलहनी फसल है इसलिए राइजोबियम और PSB से बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। तो जब हम लोग फफूंदनाशी की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट फफूंदनाशी है फॉसिटाइल करके एक इलाइट के नाम से आता है जो कि बायर कंपनी की दवा है। इसका 2 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज को उपचारित करें। फफूंदनाशी के बाद जब हम लोग कीटनाशी में आते हैं तो कीटनाशी में इमिडाक्लोरोपिड से आप बीज उपचार कर सकते हैं और ये 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें। इस प्रकार से इसको मिलाकर उसके बाद ही बुआई करें। और इसके अलावा फफूंदनाशी का अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं किसान भाई तो अगर जैव फफूंदनाशी की बात करें तो हम लोग जैव मित्र फफूंद ट्राइकोडर्मा है उससे बीज उपचार कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बीज को उसमें भिगो दें और उसके बाद उसको बुआई के लिए।
अरहर एक दीर्घकालीन फसल है। जमीन की उपलब्धता के अनुसार सही किस्मों का चुनाव कर मध्य जून से मध्य जुलाई तक बुआई कर दें। अच्छी फसल के लिए बीजोपचार क्रमानुसार अवश्य करें। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी मुझे उम्मीद है कि ज़रूर अच्छी लगी होगी और हमारा मेहनत तभी सफल होगा जब आप इस पर अमल करेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में आपको मास्क का प्रयोग करना है, बेवजह इधर उधर नहीं जाना है और परिवार में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। तभी आप सुरक्षित रहिएगा, परिवार सुरक्षित रहेगा और देश सुरक्षित रहेगा। चलिए अब विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।